नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स मैजिक पे। दोस्तों चलते हैं आज पार्ट 6 की तरफ। ऑलरेडी 5 तक हो चुका है। यदि आप लोगों ने क्लास अटेम्प्ट नहीं किया है तो जाके क्लास अटेम्प्ट जरूर करें। बिल्कुल बेहतरीन जितने भी करवाए गए हैं पार्ट तक, बिल्कुल बेहतरीन सवाल करवाए गए हैं। ठीक है, तो आपके आगामी जो भी एग्जाम्स हो, चाहे वो ग्रुप डी हो, एनटीपीसी, यूजी सीबीटी 2 हो या विभिन्न एग्जाम, टेक्नीशियन का भी आ गया मेरे दोस्त, उसका भी एग्जाम होना बाकी है। तो जितने भी हैं सबके लिए अति महत्वपूर्ण है। टोटल हम लोग 25 प्रश्न इसमें देखेंगे। ठीक है, तैयारी पक्की करना है मेरे दोस्त, जिसमें कि चयन निश्चित हो पाए। तो आप लोग सेशन से जुड़ गए हैं तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा कुछ भी टॉपिक, न्यू टॉपिक या कोई भी न्यू नोटिफिकेशन लेके आए मेरे दोस्त तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाए। ठीक है, क्विकली अपडेट्स के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में हम लिंक देंगे टेलीग्राम चैनल का, तो वहां जाके आप लोग लगा सकते हैं। समझ गए? तो चलते हैं हम लोग आज बिल्कुल बेहतरीन तरीका से 25 प्रश्न को देखेंगे, मजा आ जाएगा। और ये प्रश्न जो है मेरे दोस्त बिल्कुल लेटेस्ट जो रेलवे पूछे जा रहे हैं उसी पे पैटर्न पे आधारित है, जो आपके आगामी आने वाले एग्जाम्स के लिए अति ही महत्वपूर्ण होने वाला सेशन। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। इस प्रश्न में आपको 4 से 5 ज्यामिति का प्रश्न भी मिलेंगे, कि जो अधिकतर देखा जा रहा है मेरे दोस्त एनटीपीसी का परसों जो सीबीटी 2 एग्जाम्स हुए थे उसमें से भी ज्यामिति के प्रश्न देखने को 1-2 प्रश्न मिले थे। ठीक है, तो बिल्कुल इसी आधार पर हम लोग प्रश्न सेट किए। तो चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर बिना कुछ विलंब किए। आज आप लोग का पार्ट 6 रहने वाला है, इस पर महत्वपूर्ण ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त। और मैथ एक्सप्रेस आप लोग का डेली चलता है। ठीक है, ऑल कॉम्पिटेटिव के लिए ये मत सोचिए आप किस लेवल का तैयारी कर रहे हैं, डोंट मैटर करता मेरे दोस्त। जिसका भी तैयारी कर रहे हैं, मैथ आ रहा आपके लिए है सेशन। ठीक है, तो पहले नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से संख्याओं का कौन सा युग्म सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। अब ये सह अभाज्य संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्याएं तो हम सुने थे, जो एक और स्वयं से विभाजित होता है वो अभाज्य संख्याएं, लेकिन ये सह अभाज्य संख्याएं क्या है तो इसके बारे में मेरे दोस्त जान लेते हैं। ये लेटेस्ट प्रश्न यूजी एनटीपीसी यूजी सीबीटी 1 में पूछा गया है ये प्रश्न। सौ अभाज्य संख्याएं क्या था इसके बारे में जान लेते हैं, जो कि आगामी में कोई भी प्रश्न गलती ना हो। ठीक है, तो सरल शब्दों में हम यदि समझें तो अभाज्य संख्याओं में से एक के अलावा, यदि कोई दो संख्याओं में से एक के अलावा कोई भी अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो तो हम आपस में सहअभाज्य कहलाती है। ठीक है, सिंपली तौर से सोचा जाए मेरे मेरे भाई, कोई भी दो संख्याओं का यदि एचसीएफ 1 हो तो उसे हम सहअभाज्य संख्याएं कहेंगे। ठीक है, कुछ मुख्य बातें याद आपके लिए जरूरी है कि हो सकता है इसमें भी कोई पॉइंट्स एग्जाम्स में देखने को मिले। ठीक है, तो पहला पॉइंट्स में मेरे दोस्त, संख्याओं का खुद अभाज्य होना जरूरी नहीं है। सअभाज्य संख्याएं जो दो अभाज्य संख्याओं से मिलकर सअभाज्य संख्याएं जो होती है मेरे दोस्त, ऐसा नहीं है कि दो अभाज्य संख्याएं होगा तभी वो सअभाज्य संख्याएं हो। समझ गए? एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं ना कि 8-9, एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं आप 8-9, ये एक सअभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। ऐसा बात नहीं है कि दो अभाज्य संख्याएं हो तभी उसको सअभाज्य आप बोल सकते हैं। पहला क्लियर हो गया डाउट यहाँ से। दूसरा नंबर में बोला जाए, दो भाज्य संख्याएं भी सअभाज्य हो सकती है। सबसे बड़ा मेरे दोस्त यहाँ पे है, ये एक लाइनर प्रश्न में भी पूछे जा सकते हैं आपसे। दो अभाज्य संख्याओं भी सअभाज्य हो सकती है, जैसे आप 8-9 भी देख सकते हैं। 8 भी विभाज्य है, 9 भी विभाज्य है, लेकिन ये सअभाज्य संख्या है। ठीक है, तीसरे नंबर पॉइंट पे क्या बोले जा रहे हैं कि लगातार आने वाले कोई भी दो गिनती की संख्याएं हमेशा सअभाज्य संख्याएं होती है। जैसे जैसे आप देख लीजिए 4-5 सअभाज्य संख्याएं होगी, 91-92 सअभाज्य संख्याएं होगी। दुनिया की कोई भी नंबर जो पास नंबर हो, एक से ऊपर जाइएगा तो दोनों का जो होगा मेरे दोस्त सअभाज्य संख्याएं हमेशा रहेगी। ठीक है, क्लियर हो गया? एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं 2-3 दोनों अभाज्य संख्या हैं, एचसीएफ भी 1 है तो ये सअभाज्य हो गया ही। ठीक है, इसी प्रकार 8-9 ये दोनों भाज्य संख्या हैं, लेकिन एचसीएफ हमेशा 1 होगा तो ये भी सअभाज्य है। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार 15-22 देख सकते हैं, इसमें कोई भी संख्याएं अभाज्य नहीं है, किंतु ये सअभाज्य युग्म है। तो यहाँ से डॉट क्लियर हो गया होगा मेरे दोस्त कि सअभाज्य संख्याएं आप किसे बोल सकते हैं, जिसका एचसीएफ हमेशा 1 होता हो वो आपका सअभाज्य संख्या है। ठीक है, तो प्रश्न में बोला गया कि सअभाज्य संख्याएं नहीं है, तो इनमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जिसका एचसीएफ 1 नहीं होंगे। तो 127, 257 इसका एचसीएफ हमेशा 1 होंगे, यानी ये सअभाज्य संख्याएं है। इसी प्रकार 173, 351 इसका एचसीएफ हमेशा 1 होंगे, तो ये भी सअभाज्य संख्याएं हैं। इसी प्रकार 177 और 887 ये भी अभाज्य संख्याएं हैं। 171, 273 है जो मेरे दोस्त ये 3 से भी विभाज्य होने वाली संख्याएं हैं, यानी कि ये सअभाज्य संख्याएं नहीं है। सअभाज्य संख्याएं हम उसे मानते हैं जिसका एचसीएफ 1 हो, इसका एचसीएफ 1 नहीं है। ठीक है, तो ये सअभाज्य संख्याएं नहीं हो सकता। चलें आगे। तो इन महत्वपूर्ण पॉइंट्स को बिल्कुल याद रखना है मेरे दोस्त। ये प्रश्न आपका छपेंगे, 100% प्रश्न छपेंगे। जितना भी मेहनत किए गए मेरे दोस्त, बहुत ही बारीकी से मेहनत करके आप लोग के पास सेशन पहुंचाया गया। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, 100% है। 1-2 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं इसमें से। त्रिभुज है पी क्यू आर, हम बना लेते हैं डायग्राम। एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, पी है, क्यू है, आर है। ठीक है, पी क्यू और क्यू आर को आगे बढ़ाकर एस और टी तक ले जाया जाता है, यानी पी क्यू को कहाँ बढ़ा के ले गया, ये एस तक ले गया, और क्यू आर को कहाँ तक बढ़ा के ले गए, टी तक ले गए। समझ में आ रहा है आप लोग को? समझ में आ रहा है? ठीक है,
यदि पी आर टी कोण आर क्यू एस से बड़ा है और यही कोण ये कोण आर क्यू एस कोण 50 डिग्री से यदि बड़े हों तो कोण पी आर टी प्लस कोण आर क्यू एस का वैल्यू 220 डिग्री दिया गया है। यानी क्या बोला गया है, ये क्यू है मेरे दोस्त, इधर लिख देते हैं। यानी बोला गया है ये कोण जो आपका है, ये कोण से बड़ा आपका ये कोण है। समझ में आ रहा है? ये कोण आपका बड़ा है, इस कोण से इन दोनों कोणों का योग कीजिएगा 220 डिग्री हो जाएगा। तो मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ मेरे दोस्त, यदि हम इसको x माने, यदि हम इसको y माने, ये दोनों को योग करके 180 डिग्री माइनस कीजिएगा तो क्या p का मान नहीं निकलेगा? निकलेगा ना। यदि मान के चलिए ये दोनों एक्स वाई का वैल्यू क्या दिया गया था 220, 220 में यदि आप 180 माइनस कर देते क्या बचता है 40 डिग्री। तो क्या 40 डिग्री इसका मान निकल जाएगा? जी 100% निकलेगा। आप चाहे तो प्रूफ करके देख सकते हैं। ठीक है, तो 40 डिग्री ए का मान निकल गया मेरा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सपोज दैट ये दोनों का योग 220 दिया गया था ना, तो हम मान लेते हैं कि इसका 100 होना चाहिए, इसका 120 होना चाहिए, कुछ भी मान सकते हैं, जो आप मानिएगा उसी प्रकार निकलेगा। ऐसा नहीं है कि हम 100 मान लिए तो उत्तर आएगा, कुछ और मान लिए तो गलत आएगा, जी नहीं, उत्तर वही आएगा। तो आर क्यू एस यदि 100 है मेरे दोस्त, यदि इसको हम 100 माने हैं, यदि हम 120 डिग्री माने हैं, तो हम जानते हैं एक सीधी रेखा पे कोण निर्मित 180 डिग्री होता है। तो ये आपका क्या मैं बोल सकता हूँ 60 डिग्री होगा, और ये जो कोण होंगे ये 80 डिग्री कोण होंगे ना। ठीक है, 100 120 डिग्री हम नहीं माने, कुछ और मान लेते हैं, आप ही के अनुसार कुछ दोस्त हम कुछ और मान लेते हैं। ठीक है, हम कुछ और मान लेते हैं। मान लिए कि इसको 100 हम नहीं माने, हम इसको 110 मान लिए। ये 110 बराबर तो नहीं होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, तो 50 से अधिक होना, हम इसको 60 मान लिए। सपोज डेट करिए, एक मिनट करिए, 60 मान लिए, तो इसमें कितना जाएंगे तो 160 होंगे, यानी दोनों को योग की जगह 220 होगा। यानी कि पी आर टी जो है, पी आर टी 160 हो गए, ये 60 हो गए। तो ये अंदर वाला कौन क्या होंगे, 120 होंगे, क्योंकि 180 पुराना है, ये क्या होंगे, ये 20 होंगे। अरे होंगे ना। तो मेरा कहने का मतलब ये था मेरे दोस्त कि बाहरी कोण, यदि जिस एंगल का बाहरी कोण ज्यादा है तो आंतरिक कोण कम होगा। समझ में आ गया बात? यानी कि ये छोटे कोण थे ना इससे, यानी अंदरूनी कोण जो होंगे इससे बड़े होंगे। बात समझ में आ गया आप लोग को? यानी कि अंदर वाले कोण जो होंगे Q ये बड़े होंगे, और ये कोण जो होंगे R ये इससे छोटे होंगे। और त्रिभुज का एक नियम है मेरे दोस्त कि जो भी आपका एंगल के सामने वाला, जो बड़ा एंगल है उसके सामने वाले भुजा भी हमेशा बड़ा होते हैं। तो यानी इन त्रिभुजों में सबसे बड़ा कोण कौन है 120, तो यानी ये भुजा सबसे बड़ा होगा। कौन है? P और R सबसे बड़े होंगे। पी आर सबसे बड़े होंगे, एक ही ऑप्शन में पी आर बड़े होंगे, सबसे बड़े होंगे, पी आर सबसे बड़े होंगे, एक ही ऑप्शन में। कुछ नहीं करेंगे, आंसर दे देंगे। समझ में आया बात आप लोग को? ठीक है, तो बिल्कुल इसी प्रकार आप लोग को बनाना है। ठीक है, चलते हैं आगे प्रश्न की तरफ। तीसरा नंबर प्रश्न को बड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये प्रश्न भी अल्टरनेट प्रश्न मेरे दोस्त एक ना एक एग्जाम में पूछे जाते हैं आप लोग के। तो क्या बोले जा रहे हैं प्रश्न में कि दो गोले की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है। यदि पहले गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए, दूसरे गोले की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाए, तो वो नए आयतन का अनुपात क्या होगा आपको बताना है। तो हम जानते हैं कि गोले का जो आयतन होता है मेरे दोस्त 4πr³ होता है। तो इसका यदि आयतन हम निकालेंगे, तो आयतन यदि निकालेंगे तो 4/3 पाई कॉमन हो जाएगा, यानी कि r³ का सिर्फ हम खेल करते हैं, सिर्फ हम r³ का खेल करते हैं। तो पहले वाले को बड़ी आर मान लेते हैं, r³ छोटे वाले को r³ मान लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अरे इसी का तो चाहिए ना मेरे दोस्त, 4/3 पाई तो कट जाएंगे ना, कट जाएंगे। r³ का सिर्फ मान चाहिए हमको। ठीक है, तो क्या ये त्रिज्याएं दिया गया था? जी हाँ। इसमें ये वृद्धि कर रहे हैं क्या? जी हाँ। यदि 2 में वृद्धि करेंगे 50% का 3 होगा, ये तो ईजी है। लेकिन यदि दूसरे गोले में हम 3 में यदि 20% का वृद्धि करेंगे तो दशमलव में जाएगा, कैलकुलेशन बढ़ेगा। और हम इतना समझदार हैं मेरे दोस्त, हम लोग इतना समझदार हैं कि हम लोग कैलकुलेशन पे बिल्कुल दिमाग नहीं लगाएंगे। तो एक काम करते हैं, ये संख्याएं को हम 20 और ये संख्याएं को 30 मान लेते हैं। अरे बात तो वही हुआ ना, अनुपात मिनिमम रूप हुआ ना मेरे दोस्त, हम 20-30 भी मान सकते हैं। ठीक है, तो यदि 20 हम इसको माने तो 50% वृद्धि करने पे क्या आएगा? 30 आ जाएगा, यानी 30 का क्यूब। समझ गए? यदि हम इसको 30 माने तो इसमें 20% वृद्धि, यानी 20% का वैल्यू 1/5, तो 30 का 1/5 6, यानी 6 बढ़ जाएगा, यानी 36 का क्यूब। तो बस इसी का तो अनुपात पूछा गया था मेरे दोस्त। तो इसको डायरेक्ट यदि हम यहाँ से करते हैं तो कितना हो जाएगा, तब 6×5 = 30 और 6×6 = 36। अरे इसी का क्यू तो पूछा गया, तो इसका क्यू क्या हो जाएंगे 125 अनुपात 216, 125 216 राइट आंसर नंबर ऑप्शन 2। समझ गए? तो हर एक चीज़ एग्जाम्स में लिखना नहीं होता है, कुछ भी ऐसा चीज़ है मेरे दोस्त, एक चीज़ दो चीज़ इग्नोर करना होता है। ठीक है, समझ गए? चौथा नंबर प्रश्न आप लोग बनाइए तो माने कि हाँ आप लोग का तैयारी अच्छा है। ठीक है, चौथा नंबर का आंसर मेरे दोस्त आप लोग दीजिएगा। कौन कौन आंसर सबसे पहले दीजिएगा कमेंट सेक्शन में आप लोग दे दीजिएगा। टाइम हम नोट कर रहे हैं, कितना बजे कमेंट कर रहे हैं, कितना बजे सेशन चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल ही बेहतरीन प्रश्न है मेरे दोस्त, बिल्कुल ही नए प्रश्न पूछे गए हैं आरआरबी की तरफ से। इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट ने गलती की है। ठीक है,
क्या बोले जा रहे हैं चौथे नंबर प्रश्न में कि पहली 5 प्राकृत संख्याओं का भारिक माध्य ज्ञात कीजिए। ये भारिक माध्य ज्ञात करने बोल रहे हैं, माध्य नहीं ज्ञात करने बोल रहे हैं, भारिक माध्य ज्ञात कीजिए जिसके भार संगत संख्याओं के बराबर हैं, यानी जिसके भार जो है संगत संख्याओं के बराबर हैं। ठीक है, तो ये भारिक माध्य क्या होता है मेरे दोस्त, सबसे पहले भारिक माध्य को हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, कि आगे जो भी प्रश्न आए तो वो हम लोग क्लियर कर सके। तो सबसे नंबर 1 पे देखेंगे संख्याएं और भारिक माध्य जो है, भारिक जो आपका जो है कैसे लिखा जाता है। तो पहली 5 प्राकृत संख्याएं बोला गया, पहली 5 प्राकृत संख्या आपके प्रश्न में भी बोले गए हैं, तो ये पहली 5 प्राकृत संख्याएं होती है। ठीक है, संगत भार जो होता है मेरे दोस्त, इसको छोटी w से डिनोट किया जाता है। प्रश्न के अनुसार भार संख्याओं के बराबर है, इसीलिए भार भी 1 2 3 4 5 होंगे। ये बात समझ लिया आप। भार को आप किससे किए, भार को आप इससे डिनोट किए, भार भी 1 2 3 4 5 होंगे क्या, जी हाँ 100% होंगे, क्योंकि साफ साफ बोला गया जो प्राकृत संख्याएं हैं वही भार के बराबर है। ठीक है, भारित माध्य आप कैसे निकालते हैं, भारित माध्य निकालने के लिए मेरे दोस्त जो प्राकृत संख्याएं हैं और जो इसका भार है दोनों का गुणनफल का योग कीजिए और जितने भी इसके भार हैं उनका योग से भाग देना होगा आपको। ठीक ये मध्य वाली, जैसे माध्य निकालते हैं ना नॉर्मली माध्य, ठीक माध्य निकालते हैं मेरे दोस्त, लेकिन भारिक माध्य में क्या होता है कि भारिक वाले संख्याएं और जो आपके नॉर्मली संख्याएं हैं, ठीक है, दोनों को आप गुणा कीजिए। समझ गए, एक सेकंड दोस्त। ठीक है, तो चलते हैं हम संख्याओं को इसी प्रकार, जिस प्रकार फॉर्मूला दिए गए हैं इसको एक नजर ध्यान पे रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। भारिक माध्य दिया गया है और संख्याएं क्या है आपके पास, 1 2 3 4 5, यही है ना। तो दोनों का योग करना, क्योंकि भारिक माध्य क्या, हमको भारिक माध्य निकालना है, तो भारिक माध्य क्या करना पड़ता था कि जो संख्याएं हैं और जो भारिक जो आपका भार है, जो भार है उसका गुणनफल का योग, यानी 5 5 25 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1। ठीक है, भार का योग कितना है, 5 4 9 3 12 2 14 1 15 है। समझ गए यहाँ तक। इसको जोड़ते हैं, 4 1 5 9 5 14 16 14 30 30 25 55, फास्टली करना है मेरे दोस्त। तो कितना हो जाएगा, 5 या 15, 5 से 11, यानी 11/3 इज राइट आंसर होगा, 4 इज राइट आंसर। समझ गए आप लोग। ठीक है, तो कभी भी ऐसा प्रश्न अब आपके एग्जाम में भारिक माध्य वाला आ जाए मेरे दोस्त तो छूटना नहीं चाहिए, कसम से बोल रहा है। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे प्रश्न की तरफ। बिल्कुल ही आसान प्रश्न है, क्योंकि ये पेपर जो मेरे दोस्त, ये जो 25 सेशन होने वाले 25 क्वेश्चन के सेशन, ये बिल्कुल आपके जो मेन एग्जाम होते हैं उसी तरह सजावट किए गए हैं, जिसमें कि इजी मॉडरेट और हाई तीनों को अलग अलग लेवल पे रखा गया है। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग कीजिएगा और लास्ट में कितने नंबर आपके बन रहे हैं वो भी कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा, जिसमें कि आपके तैयारी का अंदाजा हो जाए और हमको भी पता चल जाए कि आपका कौन से क्षेत्र में कमजोर है, जो उस विषय को या उस हमको प्रश्न को दोहरा के अगले सेशन में इंक्लूड कर सके। ठीक है, बोला गया कि ए और बी एक व्यवसाय में 3 और 2 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि वे कुल 25,000 रुपये का लाभ अर्जित करते हैं तो बी को कितना लाभ मिलेगा, ये आपको बताना है। तो ये प्रश्न करना ही आसान है, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी व्यवसाय में कोई भी 2 आदमी कोई भी धन लगाता है मेरे दोस्त, यदि जो धन लगाया गया समान समय के लिए लगाया गया, यदि समय समान होगा तो जो लाभ जो होगा वो पूंजियों के अनुपात में बांटा जाएगा। ठीक है, तो हालांकि इसमें सीधा भी करते थे, लेकिन एक जानकारी के लिए बता दिए, कहीं भी दिक्कत ना हो। तो समय इसमें समान है, समय का कोई चर्चा नहीं है। तो यानी इसका जो धन जो लगाया गया था किस अनुपात में लगाया था मेरे दोस्त, 3 और 2 के अनुपात में लगाया था ना, तो बस इसी में धन को बांट देना, टोटल लाभ को बांट देना। तो टोटल धन कितना था इसके पास, 5। अरे रेशियो का तो 5 ही टोटल थे ना, लेकिन है रुपया कितना, 25,000। क्या मैं बोल सकता हूँ कि एक अनुपात का वैल्यू आपके पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5,000। एक अनुपात का 5,000 आया मेरे दोस्त, तो बी को कितना लाभ प्राप्त हुआ, तो यहाँ 5 दूनी 10,000 इजी भी आंसर दे सकते थे, 10,000। ठीक है, तो इसको वैसे भी कर सकते थे। चलते हैं छठे नंबर प्रश्न की तरफ। बिल्कुल ही महत्वपूर्ण ये रहने वाला है प्रश्न मेरे दोस्त। ठीक है, 50% स्टूडेंट ने इसका जवाब दिए थे, 50% स्टूडेंट इसमें छूट गए थे। ठीक है, कुछ नहीं था प्रश्न में, थोड़ा सा बोले ना रेलवे थोड़ा सा क्या करते हैं, प्रश्न में कुछ भी चेंजिंग नहीं करते, कुछ भी नया नहीं रहता, थोड़ा भाषा चेंजिंग कर देते हैं, जिसमें कि स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा। पी क्यू आर प्रत्येक अकेले कार्य करते हुए एक कार्य को 10 दिन में, 15 दिन में, 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि पी सभी दिन कार्य करता है, क्यू प्रत्येक विषम दिन वाले दिन कार्य करते हैं और आर प्रत्येक सम संख्या वाले दिन कार्य करते हैं, तो कार्य को पूरा होने में कितना दिन लगेगा ये आपको बताना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पी क्यू आर प्रत्येक दिन में कितना भाग कर रहे थे। तो पी टोटल काम को 10 दिन में, क्यू कितना दिन में, 15 दिन में, आर कितना दिन में, 25 दिन में। तो आपके पास कुछ टोटल वर्क होना चाहिए ना, जिसको आप कर रहे हैं, हवा में तो काम आप कर नहीं सकते हैं, कुछ तो टोटल वर्क होनी चाहिए। टोटल वर्क जो होता है मेरे दोस्त वो एलसीएम होता है। तो 10 15 25 का एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम वो होगा जो इसमें से बड़ी होगा, जो सबसे कट जाइए, इससे 2 गुना 3 गुना करते जाइए। 25 होगा क्या, नहीं 50 भी नहीं, 150 भी, 150 हो जाएगा, 25 छके 150 हो जाएगा ना, 150 सब संख्याएं से कट रही है। तो यानी पी टोटल 10 दिन में काम कर रहा था मेरे दोस्त, इसके पास टोटल इकाई कितना काम है, इतना है। तो एक दिन में
P प्लस Q प्लस R यहाँ हम लिख रहे हैं, तो एक दिन में कितना इकाई काम कर रहे हैं, नीचे इसका रेशियो लिख रहे हैं, ठीक है। तो 10 से ये क्या आ जाएगा 15 इकाई, यानी एक दिन में P 15 इकाई काम करेंगे, तभी तो 150 इकाई काम करने में 10 दिन समय लेंगे। Q एक दिन में कितना इकाई काम करेंगे, 10 इकाई। R एक दिन में कितना इकाई, 6 इकाई काम करेंगे। यहाँ तक समझ गए, बिल्कुल यहाँ तक सब कोई निकाल था, ठीक है। अब हम चलते हैं मेन मुद्दे पे। मुद्दा क्या है मेरे दोस्त कि यदि P सभी दिन कार्य करते हैं, P तो चलिए ठीक है, P हम समझ गए कि ये सभी दिन कार्य करते हैं, ये एक दिन भी अब्सेंट नहीं रखता है। Q प्रत्येक विषम संख्या वाले दिन कार्य करता है और R प्रत्येक सम संख्या वाले दिन कार्य करता है। तो पूरा कार्य कितने दिनों में होगा, तो सबसे पहले हम चल लेते हैं कि पहला दिन जो काम होगा, पहले दिन काम में कौन कौन शामिल होगा। पहला दिन विषम संख्याएं हैं, तो विषम संख्याएं में कौन शामिल होगी, Q शामिल होगी, यानी एक तो लगेंगे ही, ये तो हमेशा लगेंगे ही, लेकिन पहला दिन Q शामिल होंगे। तो Q एक दिन में कितना इकाई कर रहे थे, 10 इकाई, तो यहाँ से पता चल गया पहला दिन मेरे पास 25 इकाई काम होगा। यहाँ तक समझ गए, पहला दिन 25 इकाई। अब दूसरे दिन चलते हैं, तो दूसरे दिन सम संख्याएं हैं, तो ये तो लगेंगे ही, लेकिन सम संख्याओं के दिन कौन काम कर रहे हैं, आर कितना काम कर रहे हैं एक दिन में, 6 इकाई। तो एक दिन में 6 इकाई करेंगे तो टोटल 21 इकाई काम करेंगे। ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो क्या यहाँ से क्लियर हो गया कि 2 दिन में टोटल कितना काम हो रहा है आपका, 46 वर्क होगा, यानी 46 इकाई हो रहा है। समझ में आ गया। तो क्या 150 काम पूरी तरह खत्म कर पाएगा यदि 2-2 दिन 46-46 करते गए, जी नहीं, ये कर नहीं पाएंगे। तो अप्रोक्सीमेटली 150 इकाई तक काम खत्म करने के लिए हो सकता है आगे पीछे हो ना, क्योंकि 2 कैंडिडेट जो है एक सम और विषम वाले दिन इसमें काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरह काम खत्म में हो जाए। तो यदि हम 150 के आसपास मेरे दोस्त इसमें जाए, तो क्या हम बोल सकते हैं, क्या हम बोल सकते हैं कि 4 बार में ज़्यादा होगा, 6 तिया 18, 1 4 तिया 12, 1 13, यानी कि 138 इकाई काम करने में टोटल 6 दिन का समय लग रहा है। क्या आप बोल सकते हैं 138 इकाई काम करने में 6 दिन, अरे 7 दिन भी काम करेंगे यदि मेरे दोस्त, 7वां दिन चले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे। समझ में आ रहा है आपको, यानी 138 इकाई काम 150 में से हो चुका है, तो कितना इकाई काम आपके लिए बचा है, तो यहाँ से सिंपली देख सकते हैं, 2 तो जाएगा ना, 1 12 इकाई, यानी 12 इकाई शेष काम आपका बचा है। कितना दिन ऑलरेडी काम हो चुका है आपका, 6 दिन काम ऑलरेडी आपका हो चुका है। यहाँ तक समझ गए, 6 दिन काम हो गया, 12 इकाई काम शेष बचा है। पहला दिन कौन अब काम करेगा, जो स्टार्टिंग में काम करता है, स्टार्टिंग पहला दिन कौन करता है, पहला दिन P और Q करेगा। कितना काम करेंगे, कितना इकाई करेंगे मेरे दोस्त, 25 इकाई करेंगे। आपके पास काम है कितना, 12 इकाई है, तो 25 बेटे 12 दिन में ये कहानी खत्म करके निकल जाएंगे। तो टोटल कितना दिन लग गए, तो टोटल 6 दिन इधर और 12 बटे 25 दिन इधर लगे। तो यही आपका राइट आंसर होगा, 6 पूर्णांक 12 बटे 25। समझ गए, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह आपको बनाना है, डे बाय डे, पहले दिन में कितना कम, दूसरा दिन में कितना कम, बिल्कुल आसानी से ये प्रश्न आप लोग के लिए अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग 7वां नंबर प्रश्न की तरफ। 7वां नंबर प्रश्न में क्या बोला जा रहा है कि गिरीश एक परीक्षा में 424 अंक प्राप्त करता है और अधिकतम अंकों के 19% से 13 अंक कम, तो उसी परीक्षा में उसके मित्र ने 529 अंक प्राप्त किए, तो उसके मित्र द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना है, ये आपको बताना। गिरीश ने 424 अंक तो लाए, 424 अंक जो लाए ना मेरे दोस्त, जो जितना भी मार्क्स आपके एग्जाम में, जितना भी टोटल मार्क्स आप पूछा गया था, उसके अंकों का 19% भी नहीं ला पाए। यदि इस नंबर में ये 13 नंबर और ला लेते, 13 नंबर और ला लेते, तो ये 19% पक्का ला लेते। तो यानी मैं बोल सकता हूँ कि 19% लाने के लिए इसको कितनी संख्याएं होनी चाहिए, जोड़ देंगे तो 4 3 7 2 1 3, यानी 437 नंबर होनी चाहिए। 100% हमेशा कुल मार्क या 100% कुल आए होते हैं, आपको पता है। तो 19 से कटाते हैं तो 19 या 57 नहीं जाएगा, 19 दूनी 38 चला जाएगा, 38 जाएगा मेरे दोस्त इसमें से, तो क्या बचेगा 19 या 57, यानी 2300 टोटल फुल मार्क्स का मेरा पेपर था। यहाँ तक बात समझ में आ गया कि टोटल मार्क्स जो मेरा था दोस्त वो 2300 नंबर का था। को निकालना है परसेंटेज किसका, कि उसके मित्र ने कितना परसेंटेज लाए थे, उसके मित्र ने टोटल कितना नंबर लाए थे, 529 नंबर लाए थे। कितने नंबर में लाए थे, 2300 नंबर में लाए थे। परसेंटेज निकालने के लिए क्या 100 से गुना करते हैं, जी हाँ करते हैं। तो यहाँ से ये 0000 चला जाएगा मेरे दोस्त, 23 दूनी 46, 23 दिया 69, यानी कि 23% इसके दोस्त ने नंबर उठाए। टोटल मार्क में से 23 इज राइट ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। कुछ भी नहीं था प्रश्न में, बिल्कुल समझने योग्य था कि 13 नंबर जुड़ जाते तो 19% का बिंदु के बराबर चले जाता, ठीक है। चलते हैं 8वां नंबर प्रश्न की तरफ। ये भी ज्यामिति के प्रश्न है मेरे दोस्त, बिल्कुल ही गजब पेपर रहने वाले हैं ये, लास्ट तक आप लोग बने रहेगा। लास्ट में भी प्रश्न मेरे दोस्त 1 नंबर जो पूछा गया एनटीपीसी 62 में, वो सब प्रश्न आप लोग के लिए सेट किए गए हैं, ठीक है। तो 8वां नंबर प्रश्न में क्या बोले गए थे कि मान लीजिए C1 C2 O केंद्र वाले 2 संकेत्रित वृत्त है। संकेत्रित वृत्त आप किसे बोलते हैं, उसे बोलते हैं मेरे दोस्त 2 वृत्त एक ही जगह, केंद्र एक ही जगह होगा 2 वृत्त का, समझ रहे हैं, लेकिन वृत्त अलग अलग होगा। जैसे संकेंद्रित वृत्त इसे बोलते हैं आप, एक वृत्त हो गया, दूसरा वृत्त हो गया,
दूसरा वृत्त हो गया, सेंटर दोनों का सेम होगा, सेंटर दोनों यानी केंद्र दोनों का सेम होगा, ठीक है। तो C1 और C2 यानी हम इसको C1 मान लेते हैं दोस्त, इसको हम C2 मान लेते हैं, ठीक है। ओ केंद्र वाले, इसको हम O मान लेते हैं, ओ केंद्र वाले वृत्त है, मान लीजिए ABC1 यानी कि बड़े वृत्त पर एक जीवा है, बड़े वृत्त C1 को माने थे, इस पे एक जीवा है। जीवा आप किसे बोलते हैं कि जो परिधि के बीच जो लंबा दूरी खींची गई हो उसे आप जीवा बोलते हैं मेरे दोस्त, तो ये जीवा है, ठीक है। जो बिंदु P पर C2 को स्पर्श कर रही है, तो यहाँ पे बिंदु किस पे, बिंदु P पे, एक सेकंड, बिंदु P पे स्पर्श कर रही है, हम इसको इस जगह बिंदु है, एक सेकंड मेरे दोस्त, डायग्राम गलत हो जाएगा तो प्रश्न गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बिंदु P है, समझ गए, जो डॉट दिए वो बिंदु P है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है आपको ये बताना, बस कुछ नहीं करना था सवाल में, सिर्फ डायग्राम बताना था और वो यहाँ से आप लोग कर सकते थे। तो बोला गया क्या OP बराबर है AP के, क्या OP यानी कि OP यदि हम यहाँ से देख लें मेरे दोस्त, क्या OP बराबर है AP से, यानी इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, AB ही है ना, हाँ AB है, तो यानी कि OP ये है, क्या OP AP के बराबर है, AP के बराबर होंगे, अरे होंगे कभी क्या मेरे दोस्त, दिमाग लगाए, होंगे। ये छोटा सा त्रिभुज है, इसका त्रिज्या भी छोटी होगी, ये बड़ा त्रिभुज है, इसका कहीं ना कहीं सेंटर से जब यहाँ तक है तो त्रिज्या ही तो होगी ना, तो क्या ये बड़ा हो सकता है बराबर, कभी नहीं हो सकता है ना। इसी प्रकार क्या OP AB के बराबर है, क्या OP AB कभी, आप देखने में अनुमान लगा सकते हैं कि एक दूसरे से कभी नहीं होंगे, ये भी नहीं है। क्या OP 2PB के बराबर है, यानी OP क्या 2PB, फिर बात वही हो गया, यानी ये भी नहीं होगा। क्या AP PB के बराबर है, क्या AP PB के बराबर, PB के बराबर है, जी हाँ 100%, क्योंकि हम जानते हैं कि कहीं से भी आप जीवा कहीं भी खींचते हैं मेरे दोस्त, तो जीवा दो रेडियस के बीच की दूरी होता है, तो जो बीच में आएगा जो इतना दूरी होगा वही इतना दूरी इधर भी होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, समझ गए। बिल्कुल मस्त पेपर है मेरे दोस्त, ठीक है। ये प्रश्न पूछा गया है, ध्यान पूर्वक इसको आप कीजिएगा, बहुत ही इजी पेपर थे, बस सिर्फ आप डायग्राम बना लेते तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होता। चलते हैं एक और बहुत ही सिंपल पेपर क्वेश्चन की ओर। बोला गया कि 4,000 रुपये पर 2 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा, तो इसको आप चाहे तो दो तरीका से बना सकते हैं, ठीक है। पहला तरीका क्या चलता है, पहला तरीका की ओर चलते हैं। सबसे पहले आप सिंपल इंटरेस्ट हम निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट किसे कहते हैं, रेट और टाइम का गुणनफल होता है, तो रेट और टाइम दिया गया यानी 6 दूनी 12%, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल गया 12%। कंपाउंड इंटरेस्ट 2 बार के लिए कैसे निकाल सकते हैं, आपको बार बार हम बताएंगे, दोनों को गुना कीजिए, सिंपल इंटरेस्ट निकाल के रेट का क्यूब कीजिए, यानी 6 का 36.36%, ये आपका क्या हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, समझ गए यहाँ। यदि आप कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का निकालना चाहते हैं तो ये फार्मूला को यूज करके भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड पड़ता है कि आप किस तरह से निकालना चाहते हैं। तो दोनों का अंतर ही पूछा गया था ना रुपयों में, तो परसेंटेज में अंतर कितना है, 0.36% ही अंतर है ना, तो जितना आपका धन है, जितना आप धन लगाए उसका 0.36% निकाल लीजिए, आपका अंतर आपके सामने चले आए। पहला तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा तरीका जो है मेरे दोस्त, दूसरे तरीका से हम कैसे बनाते हैं वो ध्यानपूर्वक देखिएगा, कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर फर्स्ट साल में साधारण ब्याज क्या आएंगे, तो यानी कि 4,000 का 6% कितना हो जाएगा, 4,000 का 6% यानी 240। तो पहले साल 240, दूसरे साल भी वही लेंगे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, आप लोग को पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में चेंजेस होते हैं। पहले साल चाहे सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट इसका वैल्यू 0 के बराबर होगा यहाँ, ठीक है। तो दूसरे साल जो हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट तो आपका 240 ही रहेगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा मेरे दोस्त, तो ये 240 तो होंगे ही, लेकिन पहले साल का जो इंटरेस्ट है इसका भी इंटरेस्ट देना होगा, यही तो चक्रवृद्धि ब्याज का था। तो 240 का आपको कितना परसेंट निकालना है, 6% निकालना है, तो यहाँ से रेट निकाल सकते हैं, कितना निकलेगा, यानी कि 14.4 निकलेगा, 14.4 निकलेगा। तो आपको जितने भी सेशन हुए हैं मेरे दोस्त, उस सेशन में बार बार आपको हम बोलते आए हैं कि यदि इस तरह सवाल आप यहाँ तक फिट कर दिए, तो आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछे तो ऊपर वाले जोड़ दीजिए, यानी कि 480। आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे तो सबको जोड़ दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 494.4। यदि आपसे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर पूछ दे तो ये जो दिया गया है लाइन, इसके नीचे जो होगा मेरे दोस्त, इनको सबको योग कर देना, तो इस पर योग एक ही आ रहा है 14.4, तो यही आपका सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर होगा। तो इस फार्मूले, इस विधि से आप 2 साल का भी, 3 साल का भी, 4 साल का भी, 5 साल का भी अंतर यदि पूछे तो आप इजी तरीका से निकाल सकते हैं, समझ गए यहाँ, ठीक है। तो आप किस विधि से जाना चाहते हैं तो आप उस विधि से, और एक विधि और है मेरे दोस्त, वो फार्मूले होते हैं ना, पी बराबर कुछ फार्मूले होते हैं, तो वो फार्मूले से भी आप जा सकते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड पड़ता है, हो सकता है यहाँ 2 वर्ष तो वहाँ 10 वर्ष 20 वर्ष देता है, थोड़ा मोड़ा मुश्किलें आ जाता है वहाँ, ठीक है। चलते हैं नंबर 10वां की ओर। 10वां नंबर में क्या बोला जा रहा है कि एक
कक्षा के 44 छात्रों का औसत 34 वर्ष था। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की औसत आयु 35 वर्ष हो जाती है। तो शिक्षक की आयु क्या होगी वर्षों में, ये आपको बताना है, ठीक है। तो 44 छात्र पहले थे जिसका औसत वजन 34 किलो था, सॉरी 34 साल था जिसका औसत आयु। फिर बाद में एक टीचर चले आए, टीचर तो आएंगे, बिना टीचर का क्या काम स्टूडेंट का, ठीक है। तो एक टीचर आगे शामिल कर ले तो पूरे औसत आयु 35 साल की हो जाती है। यानी ये टोटल कितना बढ़ गए, 35 बढ़ गए। 35 बढ़ने का मतलब है कि पूरे जितने भी कक्षा में स्टूडेंट थे सबका औसत आयु एक की वृद्धि हुआ होगा। तो एक की वृद्धि हुआ होगा तो कितना बढ़ा होगा, ये 44 साल। एक की औसत आयु यदि वृद्धि हो जाए 44 स्टूडेंट, 44 तो बड़े होंगे मेरे दोस्त, लेकिन एक टीचर आने से 35 साल तो टोटल हो गए। यानी ये 35 इसमें एक करना है आपको, तो टोटल कितना साल हो गए, 79 साल इज राइट आंसर। यानी कि जो आपके टीचर साहब थे वो कितने साल के थे, 79 साल के थे, समझ गए, ठीक है। इसको इस तरीके से बना सकते हैं, या तो इसको दूसरे तरीके से आप 44 गुना 34 कीजिए, जितने भी इसकी आयु आएगी, फिर इसको 45 गुना 35 कीजिए, फिर इसमें जो आएगी इसको माइनस करके यहाँ पे आंसर लिखिए। इतना करना नहीं, ठीक है। तो ये जो सेशन आता है मेरे दोस्त, यही आप लोग को बताया कि कैसे टाइम आप लोग बचत कर सकते हैं, समझ गए। चलते हैं हम लोग 11 नंबर प्रश्न की तरफ। 11 नंबर प्रश्न में क्या बोले जा रहे थे, ये भी प्रश्न पूछे गए हैं, बड़ा ही सिंपल पेपर है, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन प्रश्न है, ठीक है। तो 11 नंबर प्रश्न में बोले गए हैं कि एक 20 मीटर ऊंचा इमारत के शीर्ष पर एक प्रेक्षक जमीन पर एक बिंदु को देख रहा है। यदि उस बिंदु तक की दृष्टि रेखा 45 डिग्री का ऊर्ध्वमुखी कोण बनाती है तो इमारत के आधार से उस बिंदु की क्षेत्रक दूरी क्या होगी, ये आपको बताना है। तो कितना मीटर, सबसे पहले इस सब सवाल में ना डायग्राम बनाने की कोशिश कीजिए। आप डायग्राम बनाते हैं तो आधा सॉल्व सवाल आपका वहीं से हो जाता है। तो कितनी बिल्डिंग की लंबाई कितनी थी, 20 मीटर थी, तो यह मान लीजिए 20 मीटर थे, ठीक है। तो एक आप क्या किए कि एक प्रेक्षक जमीन पर बिंदु को देख रहा है, एक बिंदु यहाँ था, इस बिंदु को देख रहा है और उस बिंदु की दृष्टि रेखा यानी ऐसे करके नीचे देख रहा है, तो एक कहीं ना कहीं एंगल बन रहा है, कौन बन रहे हैं ऊपर से, तो कौन कितना बन रहे हैं, ये 45 डिग्री बन रहा है। यानी ये कौन कितना आ गया आपका, 45 डिग्री हो गए। समकोण त्रिभुज हम मानते हैं कि एक तब कौन कितना होंगे, 90 डिग्री होंगे। तो एक कौन 90 डिग्री है, दूसरा कौन 45 डिग्री है, तो तीसरा कौन क्या मजाल वो दूसरा हो जाएंगे, कुछ 45 डिग्री ही होंगे, ठीक है। समझ में आ गया। तो इमारत के आधार से उस बिंदु तक की क्षैतिज दूरी क्या होगी, ये दूरी आपको बताना है, ये दूरी क्या होगी। अरे ये दूरी मेरे दोस्त वही होगी कि 45 डिग्री है ना, यानी इसके सामने वाली भुजा जो होगी उसी के सामने वाली भुजा ये होगी। यानी ये 20 मीटर लंबाई है, ये भी 20 मीटर डिस्टेंस होगा। सिंपल बात है यार, 20 मीटर इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। यदि मेरे पास एंगल चेंज रहता, यदि ये 60 रहता, यदि ये 30 रहता, तो इसका वैल्यू 20√3 हो जाता। समझ में आ रहा, लेकिन 20√2 नहीं होता, √3 होता, ठीक है। तो इसका आंसर बी, क्योंकि 45 डिग्री है ना, 45 डिग्री के सामने भुजा यदि दो उधर है तो ये 45 डिग्री भी सामने भुजा दो होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज है ना, ठीक है। चलते हैं हम लोग 12 नंबर प्रश्न की तरफ। 12 नंबर प्रश्न में बोले गए हैं दोस्त कि 54 मीटर, 72 मीटर, 90 मीटर लंबाई की 3 रस्सियों को बराबर लंबाई के छोटे टुकड़ों में इस प्रकार काटा जाता है कि कोई रस्सी शेष ना बचे। प्रत्येक छोटे टुकड़ों की अधिकतम संभव लंबाई कितना होगा, बताना है आपको। एक आपके पास 54 मीटर की लंबी थी बड़ी रस्सी, एक 72 मीटर की बड़ी रस्सी थी और तीसरा 90 मीटर की बड़ी रस्सी थी। आपसे बोला गया एक तीनों रस्सी था, तो उसमें एक कुछ लंबाई का आपको काटना है। वो मैक्सिमम लंबाई क्या होगा कि वो सब बराबर लंबाई, सब आपके जितने भी तीनों जो दिए गए थे तारों, तीनों में बराबर लंबाई कट जाए। एक में भी ऐसा नहीं हो कि दो में कटा, एक में इतना पुछड़ी बच गया या छोटा सा बच गया, ऐसा नहीं बचना चाहिए, बिल्कुल बराबर बराबर होना चाहिए। यानी कि सिंपली कहने का मतलब है कि इन तीनों में जो आपका एक कॉमन फैक्टर होगा सबसे मैक्सिमम वाला वही होगा। यानी कि दूसरे तरीका से भी बोल सकते हैं कि ये संख्याएं में जो आपका एचसीएफ होगा मेरे दोस्त, वही आपका सबसे बड़ी रस्सी जो काट काट के बिल्कुल शेष नहीं बचेगा, ठीक है। बात समझ गए। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, क्या निकालने जाएंगे, जी नहीं, ऑप्शन पे नजर रखते हैं। तो अधिकतम संभव मान खोज रहा है इसमें, तो अधिकतम संभव मान खोज रहा है, तो या तो 54 होगा या 54 से नीचे होगा। तो 54 से नीचे सबसे पहले और हम ट्राई करते हैं 36, क्या 36 54 को विभाज्य कर पा रही है, नहीं कर पा रही है, तो ये नहीं होगा। इससे ऊपर जाते हैं 24, क्या 24 54 को विभाज्य कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, ये नहीं होगा। इसके नीचे 18, 18 क्या 54 को विभाज्य, जी हाँ, 72 को, जी हाँ, 90 को, जी हाँ, यानी ये आपका राइट उत्तर हो जाए, समझ गए, ठीक है। तो यानी 18 जो होगा, 18 कॉमन तीनों में फैक्टर है। कैसे आप देख लीजिए, 18 या 54 यानी इसमें से 3 रस्सी निकलेंगे, 18 चौक 72 इसमें से 4 रस्सी निकलेंगे, 18 पंचे 90 इसमें से 5 रस्सी निकलेंगे। ऐसा नहीं ना कि छोटा सा बच गया टुकड़ा कहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट तरीका से निकल गया, यानी उसका एचसीएफ लेना है, समझ गए। चलिए एक प्रश्न आप लोग कीजिएगा, 13 नंबर प्रश्न। यदि ये प्रश्न हो जाए मेरे दोस्त तो बहुत अच्छी बात है। ये प्रश्न 45% स्टूडेंट ने दिए थे, जहां पर कि 90,000 1 लाख ने अटेम्प्ट किए थे, तो उसमें से इतना स्टूडेंट ने इसका आंसर दिए थे, ठीक है। तो हालांकि थोड़ा मोड़ा कैलकुलेशन में गलती हुई थी इसमें, और कहीं भी प्रश्न में दिक्कत नहीं है। इसलिए बार बार आपको हम समझाते हैं कि प्रश्न को एक बार पढ़ लीजिए पूरा, इसके बाद सॉल्व कीजिए, ऑप्शंस को भी नजर रखते चलना, ठीक है। तो प्रश्न में क्या बोला गया कि एक दूध वाला 8 लीटर दूध में से 2 लीटर पानी मिलाता है,
यानी एक मिल्क था, वाटर भी था, मिल्क 8 लीटर थे तो इसमें 2 लीटर पानी मिला दिया, ठीक है। तो उसे लागत मूल्य से 50% अधिक पर बेचता है तो दूध वाले को लाभ प्रतिशत कितना होगा ये बताना। यानी 8 लीटर दूध थे, 2 लीटर इसने पानी मिलाए। यदि हम 1 लीटर का मान लेते हैं तो हम 1 रुपया होगा, 1 लीटर का 1 रुपया होगा। तो इसके मुताबिक जो खरीद के लाएंगे वो कितना दाम होंगे, 8 रुपया होंगे। क्या 8 रुपया होंगे? दूध पानी तो फ्री में आ रहा है मेरे दोस्त, पानी का तो चार्ज लग ही नहीं रहा है। 8 लीटर जो दूध लिए होंगे उसी का तो वो पैसा दिए होंगे, 2 लीटर एक्स्ट्रा पानी मिलाए, ये टोटल जो इसके पास जो दूध आ गया दुनिया की नज़रों में 10 लीटर आ गया, लेकिन वास्तविक में है 8 लीटर, 2 लीटर पानी है, मिल चुका है, निकाल तो पाइएगा नहीं, ठीक है। तो उसे लागत मूल्य से 50% अधिक पर यह बेचा जाता है। तो दुनिया की नज़र में कितना दूध है कंटेनर में? 10 लीटर, 10 लीटर है ना। तो 1 लीटर का 1 रुपया, तो 10 लीटर का वास्तविक में दुनिया के नज़रों में कितना है? 10 रुपया है, लेकिन दूध वाले के नज़रों में कितना है? 8 रुपया। यहाँ तक समझ गया। अब क्या ये करते हैं कि लागत मूल्य से 50% अधिक पर बेचता है, तो क्या इस पे बेचेगा 50% अधिक? पागल है वो। यदि इस पे बेचता तो फिर पानी क्यों मिलाता? तो इस पे बेच रहा है वो, दुनिया की नज़रों में जो दूध है उस पे वो बेच रहा है 50%, यानी इसका 50% बढ़ोतरी करके बेचेगा मेरे दोस्त, तो कहीं ना कहीं 15 रुपया में बेचेगा। समझ में आ रहा है? तो प्रॉफिट तो होना चाहिए इसको 50%, ठीक है। यदि 10 रुपये वास्तविक 10 लीटर दूध रहते तो, लेकिन 2 लीटर पानी है, इसने खरीदे थे किसमें? 8 लीटर, 8 रुपया में, अब बेच रहे हैं कितना में? 15 रुपया में। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि कितना रुपया प्रॉफिट हुआ? 7 रुपया। किस पे? अरे 8 ही पे। तो 2 लीटर का क्या है वो मिला के चले गए तो 100% पे कितना होगा? तो 4 से 25, 4 दूनी 8, 25 से क्या बोल सकता हूँ 175 होते हैं, ठीक है। 2 अठे 16, 8 से स्टार्ट होगा, एक ही ऑप्शन है, नंबर 3 इज राइट आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार प्रश्न को आपको करना, समझ गए। चलते हैं, थोड़ा लेंदी ना हो इसलिए जल्दी चलते हैं हम लोग नंबर 14 नंबर पर, ठीक है। कोई भी परेशानी में नहीं समझ में आ रहा मेरे दोस्त तो वीडियो को पॉज कीजिए, पीछे कीजिए, देख लीजिए, फिर आगे कर लीजिए, ठीक है। तो इस प्रश्न को कीजिएगा, एनटीपीसी यूजी में पूछा गया प्रश्न है। एनटीपीसी यूजी मेरे दोस्त सरलीकरण से जो भी सवाल आते हैं बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न आते हैं, इसको आपको कुछ नहीं करना था। इस प्रश्न का यदि मान पूछे एग्जाम से मिल जाए, सबसे इसको सरलीकरण मिनिमम रूप पे तोड़ना है। तो क्या ये मिनिमम रूप है? जी हाँ, 5√3 से और कुछ नहीं टूटा जा सकता है। क्या ये मिनिमम रूप है? जी नहीं, इसमें 4 तिया 12 होते हैं, यानी 4 तिया 12, 2 बाहर चले जाएंगे, यानी कि 2 बाहर 4√3 माइनस ये क्या हो जाएगा? 8 चौके, नहीं 8 चौके तो 8 का तो स्क्वायर किसी का नहीं है ना, 16 दूनी 32, यानी कि 4 बाहर चले जाएंगे तो 4√2। अब प्लस इसको भी तोड़ सकते हैं ना, 25 दूनी 50, तो 5 बाहर चले जाएंगे 5√2, ठीक है। ऊपर वाले कुछ नहीं किया, अभी ध्यान दीजिएगा आप। तो यदि हम इसका किए यहाँ तो क्या आ गया? 5√3 में 1√3 गया, √3, 5√3 में एक 4 रूट चले गए तो +√2, यही होंगे ना। 5√2 में एक 4 रूट चले गए तो एक ही √2 बचेंगे। तो यानी हम सिंपली बोल सकते हैं मेरे दोस्त 3 + √6 बेटे √3 +, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो यही आंसर आ जाएगा। या तो इसको भी और भी सरलीकरण के रूप में तोड़ना चाहते हैं मेरे दोस्त, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको हम क्या लिख सकते हैं? क्या हम इसको ये लिख सकते हैं कि √3 इंटू √3 + √2, अब बेटे √3 + √2 ये लिख सकते हैं ना हम, और ये लिख सकते हैं ना हम मेरे दोस्त, ठीक है। तो यदि इसको गुना कीजिएगा √3 और इसको गुना कीजिएगा √3 इंटू √6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चला जाएगा तो आपका जो भी उत्तर आएगा √3 हो जाएगा। तो √3 बना लीजिएगा, √3 होगा, ये √2 कर लीजिएगा, √4 कर लीजिएगा, यानी हालांकि 2 हो जाएगा, ये 1 कर लीजिएगा, ठीक है। तो √3 इज राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो पता नहीं ऑप्शंस में, ये बिल्कुल लेटेस्ट सवाल थे मेरे दोस्त, इसका ऑप्शंस नहीं मिल पाया था, तो ये आंसर था या ये आंसर था पता नहीं, लेकिन दोनों में से कोई एक आंसर आपका था, समझ गए। चलते हैं 15 नंबर प्रश्न की तरफ। 15 नंबर प्रश्न में बोला जा रहा है, एक मोटर चालक 50 मिनट में कुल 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वह पहले 11 मिनट में x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अगले 25 मिनट में 2x किलोमीटर घंटा की चाल से और अंत में यात्रा के शेष भाग x किलोमीटर पर घंटा की चाल से गाड़ी चलाता है। तो x का मान क्या होगा, कि यानी जिस गति से वो जा रहा है उसका मान क्या होगा, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले बात की मोटर 50 मिनट में 30 किलोमीटर चले थे तो 30 किलोमीटर जो पहुंचे किस रफ्तार में चले होंगे, सबसे पहले ये निकालना है हमको। तो किस रफ्तार में चले होंगे, तो ये 30 किलोमीटर है, ये 50 मिनट में है, घंटे में परिवर्तित 60, यानी 5/6 से भाग, यानी 5 और 6 कितना आ जाएगा, 5 6 30, यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से ये चले होंगे। क्या समझ में आ गया? यानी 36 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चले होंगे। ये जो टुकड़ा टुकड़ा चाल से चला मेरे दोस्त, जैसे मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक चला तो ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा से एक साथ चला। अब ये क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया तीनों भागों में, इसमें कुछ किलोमीटर के, इसमें कुछ किलोमीटर, इसमें कुछ किलोमीटर। यदि हम तीनों जो
खुदरे खुदरे में चले थे किलोमीटर, यदि हम इसका डायरेक्ट औसत चाल निकालिए तो क्या इसका औसत चाल इसके औसत चाल के बराबर होगा या नहीं होगा, ये पूछना चाह रहे हैं। अरे 100% होगा इसके औसत चाल और उसके औसत चाल के बराबर, समझ गए आप लोग। तो सबसे पहले हम चलते हैं औसत चाल निकालते हैं। यहाँ से पता चल चुका है कि औसत चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा यदि ये यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट की ओर जाता है तो, ठीक है। तो औसत चाल को हम निकालने चलते हैं मेरे दोस्त। तो औसत चाल क्या हो जाते हैं, यदि दूरी असमान हो तो औसत चाल जो निकालते हैं कुल चली गई दूरी बटे कुल समय, ठीक है। तो कुल दूरी कितना चला था ये हम देख लेते हैं। कुल दूरी चलने के लिए तो पहला चाल क्या होनी चाहिए, x किलोमीटर प्रति घंटा, कितने मिनट में 11, यानी कि इसको घंटे में परिवर्तित करना है तो 11x हम बोल सकते हैं, इतना दूरी पहली। दूसरी दूरी 25 मिनट में, इतना जानते हैं कि दूरी निकालने के लिए चाल गुना समय होता है, तो चाल 2x और समय कितना यानी 25 बटे 60 गुना tx, तो हम बोल सकते हैं कि 25x बटे 30, ठीक है। आगे की अंत में और कितना बच गया शेष टाइम मेरे दोस्त, x किलोमीटर प्रति घंटा का शेष टाइम कितना बच गए होंगे आपके पास, कितना कितना चले होंगे, 11 चले और 25 चले यानी 36, यानी कि हाँ 14 यानी 14x बटे 60, समझ में आ गया यहाँ तक। यानी कि ये चली गई टोटल दूरी है। तो टोटल दूरी यहाँ से हम निकाल लेते हैं 60, तो 11x प्लस 50, डायरेक्ट इसको जोड़ लेते हैं ना, ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो 11x 50 11 61 और 61 और 14 75x, तो यानी ये 75x हो जाएंगे। ये चली गई दूरी है। अब समय कितना है टोटल, समय तो टोटल 50 मिनट है, यानी कि 5 बटे 6 इसको हम लिख सकते हैं। तो यानी इसको 75 बटे 60 किए ना मेरे दोस्त, 75 बटे 60 किए ना, तो इसके 6 ऊपर 5 नीचे, तो 15 पचे 75, 6 से 10, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, औसत चाल किसके बराबर था 36 के बराबर, 3 से 12, 12 दूनी 24, 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, इसका इज राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि ये जो ये जो था इसके बराबर ही तो 36 निकलना चाहिए ना, औसत औसत चाल के ही तो बराबर आना चाहिए ना, औसत चाल बराबर औसत चाल, तो हम तो वही किए कि कुल दूरी बेटे कुल समय, अब बराबर जो औसत चाल कितने थे 36 के, इसको बराबर कर दिए क्योंकि औसत चाल हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, चाल इसका निकाल चुके थे, समझ में आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार प्रश्न को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको चाहे तो ऑप्शन से भी कर सकते थे मेरे दोस्त, बताएंगे कई और सेशन में यदि कभी वैसा हुआ तो। ऑप्शन से एक सोच रहा हूँ कि अगली बार जो सेशन कुछ 10 15 या 20 प्रश्न महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि वो प्रश्न जो कि आप बेसिक से लेंदी लगाते हैं, ऑप्शन से कैसे चुटकियों में कर सकते हैं, वो लेके बहुत जल्द आप लोग के सामने वो हाजिर हो जाऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी ये सबसे आप लोग काम पे ला लीजिएगा। 16 नंबर प्रश्न में क्या बोले रहा है, एक आयताकार बॉक्स बिना ढक्कन के पतली चादर धातु से बना है, बॉक्स की लंबाई 60 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर। तो बॉक्स को बनाने के लिए उपयोग की गई चादर की धातु के कुल क्षेत्रफल यदि 1 मीटर की लागत 50 रुपये है तो चादर की लागत की कीमत क्या होगी, ये बताना। तो ये आपके पास एक चादर था आयताकार के रूप में, इसकी लंबाई दिया गया था 60, ये आपका 40 था, ये आपका 30 था। आपसे क्या बोला गया है कि ये ढक्कन है, ढक्कन नहीं है, इस पर ढक्कन नहीं है, ठीक है। तो ये बोला गया कि ये जो चादर जो है, पहले चादर मतलब फ्लेट जो उसका होता है, चादर से ही बनाया जाता है ना मेरे दोस्त, कोई भी बॉक्स उस चादर पहले चादर के रूप में होता है, फिर उसको ढाला जाता है बॉक्स के रूप में, ठीक है, बॉक्स के रूप में किया जाता है। तो यानी जो बॉक्स बनाने में जो जितनी भी टोटल एरिया इसको लगा होगा, टोटल जितने भी चादर लगे होंगे, इधर से भी उधर से भी बाएं से भी दाएं से भी, जितनी भी एरिया इसका होगा, वो एरिया कितना रुपया वो खर्चा आया होगा, यदि 1 मीटर को लगाने का 50 रुपया हम दे रहे हैं, तो टोटल जो आप आयताकार के रूप में बनाए उसका कितना मूल्य लगा होगा, ये आपको बताना, ठीक है। तो सबसे पहले यदि हम इस चादर को एक बॉक्स के एक आयताकार रूप में हम बनाते हैं मेरे दोस्त, तो कहीं ना कहीं ये घनाभ के रूप में होंगे, घनाभ के रूप में होंगे, बट लेकिन ऊपर वाले जो हैं ये नहीं होंगे उसमें से, क्योंकि साफ बोल रहा है ना बिना ढक्कन के। तो यदि हम सबसे एक बात कहना चाह रहे हैं आपसे, यदि हम घनाभ का टोटल एरिया में क्या होता है, घनाभ का 6 सतह होते हैं, याद रखिएगा घनाभ के 6 सतह होते हैं, लेकिन इसमें आपको 5 ही सतह लेना है, 6 सतह नहीं लेना है। तो एक काम करता हूँ कि टोटल 6 सतह में से एक सतह घटा दूंगा, ठीक है। तो घनाभ का सबसे पहले टोटल एरिया को ले लेते हैं, क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, यानी लंबाई गुना चौड़ाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई जोड़ लंबाई गुना ऊंचाई, ठीक है। इसमें से हम दोस्त माइनस कर देते हैं ऊपर वाला एरिया को, क्योंकि घनाभ का 6 सतह होते हैं ना, 6 सतह हमको थोड़ी लेना है, बिना ढक्कन का लेना है, तो यानी ऊपर वाला माइनस कर देते हैं, क्या माइनस कर देते हैं, एल गुना बी माइनस कर देते हैं, यानी ऊपर वाला एरिया हम माइनस कर देते हैं, तो सिंपल टू सिंपल जैसा हम खोज रहे हैं उस तरह मेरे पास चले आएगा। यहाँ तक समझ गए, ठीक है। तो चलते हैं हम इसको सॉल्व करने की ओर देखते हैं। 2 इंटू एल बी कितना था मेरे दोस्त, एल था यानी लंबाई 60, 6 चौके 2400, बी एच कितना था 1200, एल एच कितना था 6 दिया 1800, इसमें से माइनस क्या होंगे, एल बी होंगे, एल बी कितना है 2400, ठीक है। तो यदि इसको आप जोड़िएगा कितना हो जाएगा, तो 18 12 यानी 3000 और 3000 यानी 5400,
5400 दोनों गुना 2 करके -2400 आपको करना है। 5402 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 10,800 में यदि आप 2400 माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 0048 यानी 8400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है यहाँ तक? 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे मेरे दोस्त। लेकिन 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 बोला गया है कि 1 मीटर की खर्चा है 50 रुपया। तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो मीटर में यदि कन्वर्ट करने के लिए तो ये सेंटीमीटर है, मतलब 100 से एरिया है तो 10,000 से भाग देना पड़ेगा। समझ गए? तो इसको 10,000 से भाग दीजिएगा तो मीटर में परिवर्तित हो जाएगा। तो 0.84 कितने रुपया की दर से? इतना टोटल मीटर निकला, इतना मीटर में मेरा बन के तैयार हुआ था। तो टोटल 1 मीटर का 50, तो इतना मीटर में कितना हो जाएंगे? तो यहाँ से आप चीज देख सकते हैं, 2 और 2 से ये 42 रुपये में कंप्लीट हो जाएंगे बन के। तो 42 रुपया इज राइट आंसर। समझ गए? कुछ नहीं किए थे, घनाभ ले लिए थे, घनाभ का टोटल हम निकाल लिए थे, लेकिन हमको बाद में पता चला कि बिना ढक्कन का लेना है हमको, ढक्कन नहीं आनी चाहिए। तो ढक्कन का घनाभ को लेकर ढक्कन को उजाड़ के फेंक दिया, सिंपल हो गया। समझ रहे? चलते हैं 17 नंबर प्रश्न की तरफ। 17 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है कि एक परीक्षा में अधिकतर 26 छात्रों में से 15 छात्रों द्वारा प्राप्तांक अंक दिया गया, कितना? 14, 12, 17, इतना 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 इतना। इस आंकड़े का समुच्चय के संभावित बहुलकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल कितना होंगे इसको ये ज्ञात करना है। बहुलकों के बहुलक क्या होते हैं? जो मैक्सिमम बार कोई भी संख्याएं में रिपीट करते हैं तो उसे मैक्सिमम बार होते हैं। ठीक है, एक सेकंड मेरे दोस्त, क्या हो रहा है ये? तो सबसे मैक्सिमम बार इसमें से क्या आ रहा है वो हम सबसे पहला नोटिस मेरे पास वो रहेगा। क्या 14 क्या बार आ रहे हैं? 14 क्या बार आ रहा है मेरे दोस्त? 1, 2 और कहीं 14 आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहा है। 12 कहीं और आ रहे हैं क्या? जी नहीं, 12 नहीं आ रहा। 17 कहीं और आ रहे हैं क्या? जी नहीं, 17 नहीं। 16 कहीं और आ रहे हैं क्या? जी हाँ, 16 आ रहा है। एक यहाँ 16 है, एक यहाँ 16 है। ठीक है। 19 कहीं आ रहे हैं क्या? जी नहीं, 19 नहीं आ रहा है। 13 कहीं आ रहे हैं क्या? जी नहीं, 13 नहीं है। 15 कहीं आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहा है। 11 कहीं नहीं। 23 कहीं नहीं। 22 कहीं आ रहे हैं नहीं। 21 नहीं। 18 जी नहीं। 25 जी नहीं। तो यानी दो संख्याएं हैं जो मैक्सिमम बार रिपीट हुआ है आपका, दो बार हुआ है, यानी इसका बहुलक इसमें दो गो है। बहुलक कौन कौन है? एक 16 है आपका और दूसरा जो है वो 14 है। 14 और 16 है बहुलक इसका। ठीक है, 14 और 16, तो इसी का तो गुणनफल आपसे खोजा जा रहा है। गुणनफल क्या होगा? 16 चौके 64, यानी जो भी होगा इकाई डिजिट पे 4 होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, समझ गए? चलते हैं 18, बहुत ही इजी प्रश्न है। 18वां नंबर प्रश्न को कीजिएगा मेरे दोस्त। ठीक है, जल्दी उत्तर दीजिए, क्या होगा इसका? यदि 2 cot a बराबर 4 है तो इसका मान क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो यहां से हम यदि इसको देखें मेरे दोस्त, तो cot a का जो वैल्यू होगा 2 के बराबर होगा, क्या हो जाएगा? cot a का वैल्यू 2 के बराबर। और हम जानते हैं कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा जो होते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होते हैं। ये सब जानते होंगे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, यदि भूल गए तो ये आपकी गलती है, ध्यान कहीं और होंगे आपका। ठीक है, तो हम जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होते हैं कोसेक स्क्वायर के थीटा के बराबर होते हैं ना। तो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा इस जगह से? यानी 1 कीजिए। कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या है? 2 है, इसका स्क्वायर कीजिए, 4 कीजिए, यानी यहाँ से पता चल गया मेरे दोस्त, कोसेक स्क्वायर थीटा जो होगा 5 के बराबर होगा। तो 5 के बराबर हो जाएगा तो इसका पुट कीजिए ना, 5 1 6, अब 5 में 1 जाएगा 4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? 3 बटे 2, या इसको 1.5 है क्या? जी हाँ, 1.5 इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए, त्रिकोणमिति में कहीं ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते। यदि आप ग्रुप बी के स्टूडेंट हैं तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे आपसे, समझ रहे हैं आप? आपको कुछ नामात्र की तरफ फार्मूला याद रखना। जैसे एक फार्मूला होते हैं ना, साइन कॉस टेन, 0 डिग्री मान, 30 डिग्री मान, 45 डिग्री मान, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है। और कुछ फार्मूला होते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, ये सब आपको कम से कम याद रखना है। कुछ फार्मूले यदि आप चाहते हैं कि प्रश्न, हालांकि प्रश्न पूछा नहीं जाता, मात्र एक प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम्स में, एक या हद से ज़्यादा 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे, इससे ज़्यादा त्रिकोणमिति से प्रश्न आज तक नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग 19 नंबर प्रश्न की तरफ। ये भी ज्यामिति का प्रश्न है, बिल्कुल इजी तरीका से। इसमें बहुत सारे ये प्रश्न लाने का उद्देश्य है मेरे दोस्त। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने गलत किए थे, किस वजह से गलत किए थे ये नहीं पता है, लेकिन गलत किए थे, तो गलत नहीं होनी चाहिए। इसका आज पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। एक सम बहुभुज के आंतरिक कोणों का माप 162 है, तो बहुभुजों की भुजाओं की संख्या क्या होगी आपको बताना। तो एक बहुभुजक कितने भी भुजे हो सकते हैं, इसमें से ये नहीं पता कितने भुजा दिया गया। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये बहुभुज है, तो इसके आंतरिक कोण 162 डिग्री है। तो यदि मान के चलिए यही वो भुजाएं हैं, मान लीजिए यही वो भुजाएं हैं मेरे दोस्त, तो आंतरिक कोण मतलब समझ रहे हैं? आंतरिक कोण ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, या ये वाला कोण, या ये वाला कोण, कोई भी कोण आंतरिक कोण होंगे। जैसे मान लीजिए ये कोण आंतरिक कोण 162 डिग्री दिया गया था,
1 सेकंड। तो यानी ये तो सीधी रेखाएं, कहीं ना कहीं एक यहाँ पे सीधी रेखाएं को आप खींचिए, सीधी रेखाएं को एक अपारदर्शी खींचिए आप। तो एक सीधी रेखा से निर्मित कोण कितना होता है, एक निर्मित कोण कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यानी 180 में 62 डिग्री दिया गया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इसका बाहरी कोण 18 डिग्री होगा? अरे क्या मैं बोल सकता हूँ मेरे दोस्त, इसका बाहरी कोण 18 डिग्री होगा, 18 डिग्री होगा। कोई भी बहुभुज हो, बहुभुज यही है ना, तो इसी में से कोण यदि अंदर वाला 162 दिया गया है, तो यहाँ से बाहरी वाला कोण 18 डिग्री निकल चुका है ना, 18 कोण निकल गया, और हम जानते हैं कि बहुभुज के बाहरी कोणों का योग 380 डिग्री होता है। सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ 18 डिग्री, हाँ 380 डिग्री होता है। तो बाहरी कोण टोटल कितना होता है बहुभुज के? 360 डिग्री, सॉरी 380 बोल रहे थे, माफ कीजिएगा, 360 डिग्री होते हैं बाहरी कोणों का योग, 360 डिग्री होते हैं। प्रत्येक कोण कितना है? 18 है। तो कितने भुजाएं हो सकती है? 20 भुजाएं हो सकती है। बस कुछ नहीं करना था, आप मौखिक के तरीका से भी बना सकते थे इसको, ठीक है, समझ गए? बिल्कुल इसी तरह डायग्राम से आपको समझ के बनाना है, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। सिर्फ ये याद नहीं रखना है कि 180 में से माइनस करेंगे 100 में से माइनस, ये याद नहीं रखना है आपको, मैथ्स को समझ के बनाना है, ठीक है। चलते हैं 20वां नंबर प्रश्न की तरफ। 20वां नंबर प्रश्न में बोले जा रहे हैं कि दो पाइप ए और बी एक टैंकी को 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं, एक निकास पाइप सी इसे 60 मिनट में खाली कर सकता है। तो तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो 10 मिनट बाद पानी सी को बंद कर दिया जाता है, तो टैंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? ये कितना में घंटे में भर रहे थे मेरे दोस्त? 20 मिनट में। बी कितने घंटे में भर रहे थे? 30 मिनट में। और सी जो है निकास पाइप है जो 60 मिनट में खाली कर रहे थे, तो इसको हम माइनस से नोट करते हैं। तो आपके पास एक कुछ जितने भी टैंकी भरे जाने, टैंकी का क्षमता होनी चाहिए ना, ऐसा है बिना टैंकी का भर रहे हैं आप, टैंकी में ही तो भर रहे होंगे ना, तो क्षमता क्या हो जाता है, इसी को हम टोटल क्षमता मान लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, यानी इसका एलसीएम, एलसीएम इसमें से बड़ी वाली संख्याएं, यदि बड़ी वाली संख्याएं तीनों से कट रहा है तो वही एलसीएम होगा। तो क्या ये तीनों से कट रहा है? जी हाँ, 60 तीनों से कट रहा है, यानी टोटल मेरे पास क्षमता इतना इकाई हो गया, या इतना लीटर हो गया, या इतना मिलीलीटर, डेसीमीटर, जो आपको मानना है, ठीक है। तो ए 1 मिनट में कितने इकाई भरेंगे? तो यानी 3 इकाई। बी 1 मिनट में कितने इकाई भरेंगे? 2 इकाई। और 6 1 मिनट में कितने इकाई खाली करेंगे? 1 इकाई खाली करेंगे। यहाँ तक समझ चुके हैं? क्लियर है? अब क्या बोले जा रहे थे कि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, तो यदि तीनों पाइप ए बी माइनस सी एक साथ खोल दे तो कितना भरेंगे एक साथ में? 3 2 5, 5 में 1 जाएगा, यानी 4 इकाई भरेंगे, या 4 लीटर भरेंगे। हम पूरे इसको क्षमता को लीटर में मापे हैं, तो यानी कि 4 लीटर भरेंगे 1 मिनट में। लेकिन 10 मिनट के बाद पाइप सी को बंद कर दिया जाता है, तो यानी 10 मिनट तक तो चले होंगे, 10 मिनट बाद बंद किए होंगे, 10 मिनट तक चले होंगे मेरे दोस्त। तो ए बी सी 10 मिनट में कितने इकाई भर देंगे? 40 इकाई। क्या भर देंगे? क्या 40 इकाई, यानी टोटल क्षमता में से 40 इकाई आप ऑलरेडी भर चुके हैं। खाली कितना टैंकी है आपका? 20 इकाई है। तो इसको भरने में ऑलरेडी 10 मिनट का समय हम पहले लगा चुके हैं। अब क्या बोले जा रहे हैं कि सी को बंद कर दिया जाता है, ये सी को बंद कर दिया जाता है, सी से कोई काम नहीं है, हमको अब निकासी नहीं चाहिए। तो टैंकी को कुल भरने में तब तो ए और बी तो चालू रहेगा ना, तो ए और बी कितना इकाई कर रहे थे 1 मिनट में? 5 इकाई। तो 20 5 लीटर 1 मिनट में ए बी 5 लीटर भरे थे, हम इसको लीटर माने थे दोस्त, माफ कीजिएगा इकाई बैठ गया मुँह पे, इसलिए बार बार इकाई आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको लीटर माने थे। तो 1 मिनट में दोनों कितना लीटर? 5 लीटर भरने में टोटल लीटर आपके पास कितना है? 20 लीटर। 1 मिनट में कितना भर रहे हैं? 5 लीटर। तो 20 लीटर भरने में कितना मिनट का समय लगेगा? कितना मिनट का समय लगेगा? 4 मिनट का। और 10 मिनट तो आप ऑलरेडी पहले काम कर चुके हैं ना, 10 मिनट तो एबीसी काम कर गए, मतलब टोटल कितने समय लगेंगे? तो 14 मिनट इज राइट आंसर, ठीक है। तो 14 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। समझ गए? तो बिल्कुल इसी तरह बनाना है आपको। चलते हैं 21 नंबर प्रश्न की तरफ। बिल्कुल ही शानदार जानदार पेपर ये आपका बनने वाला है मेरे दोस्त। ये प्रश्न बिल्कुल ही लेटेस्ट प्रश्न, और ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में अब देखे जाएंगे। ये बात आप कंफर्म होकर मान चलिए कि ऐसा ही प्रश्न अब आएंगे। ये बिल्कुल न्यू पैटर्न पे आधारित प्रश्न है आरआरबी की तरफ से। तो क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन किसी चतुर्भुज की विशेष रूप से रचना करने के लिए सत्य है? ठीक है, इसमें से कोई एक ऐसा ऑप्शन होगा कि जो हाँ बता सकते हैं कि ये चतुर्भुज बनाया जा सकता है, ये प्रूफ है। तो सबसे पहले क्यों चलते हैं कि चतुर्भुज का विशिष्ट रूप बनाने के लिए किन किन बातों पे ध्यान रखना अति आवश्यक होता है मेरे। तो सबसे पहले उसके बारे में हम लोग जानकारी देख लेते हैं। महत्वपूर्ण नियम ध्यान से देखिएगा, ये प्रश्न हो सकता है आपके एग्जाम में देखने को मिल सके, ठीक है। कि एक विशिष्ट चतुर्भुज की रचना तभी की जा सकती है जब निम्नलिखित में से कोई एक जानकारी उपलब्ध हो। कुछ माप 5 माप स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, कुल 5 स्वतंत्र माप होते हैं। यदि ये इसमें से आ गए तो वो चतुर्भुज आप बोल सकते हैं। पहला नंबर, 4 भुजाएं और एक विकर्ण दिया गया हो। समझ में आया? 4 भुजाएं एक विकर्ण दिया गया हो तो आप वहां से बना सकते हैं। 3 भुजाएं 2 विकर्ण दिया गया हो तो भी आप कर सकते हैं। 2 आसन भुजाएं और 3 2
दिया गया हो आसन भुजाएं और 3 कोण दिया गया हो तो भी आप निर्माण कर सकते हैं। 3 भुजाएं और उसके बीच का कोण दिया गया हो तो भी आप कर सकते हैं। और एक विशिष्ट गुण होता है मेरे दोस्त कि वर्ग और आयत और समचतुर्भुज जैसी विशेष आकृतियों में कम अपने के लिए विकर्ण जो है ना ये 90 डिग्री पर विभाजित होते हैं, तो ये से भी इसको कर सकते हैं। तो टोटल 5 तरीका आपका है कि किसी को भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये समचतुर्भुज ये आपका चतुर्भुज कैटेगरी में आएगा कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन की तरफ चलते हैं। क्या 2 विकर्ण दिए जाने पर समचतुर्भुज और वर्ग की रचना की जा सकती है? क्या आपके पास 2 को यदि हम विकर्ण दे दें मेरे दोस्त, यदि ये है 2 विकर्ण दे दें, क्या इसको माफ कीजिए, अरे 100% सेफ तो आ ही जाएंगे ना, 2 विकर्ण दिए तो हो ही जाएंगे, ये तो 100% होंगे। और जब ये 100% होंगे तो ये तो नहीं हो सकते, ये तो नहीं हो सकते। समझ में आ रहा? ठीक है, दूसरा नंबर ऑप्शन को देखते हैं। 2 आसन भुजाओं की लंबाई और 2 कोणों की माप दी गई हो, क्या दे सकते हैं? इसमें तो 4 ही 2 आसनें भुजाएं और 2 कोण दे रहे हैं, कम से कम 5 होनी चाहिए, ये नहीं हो सकते। दिया गया है ना, कम से कम 5 स्वतंत्र माप होनी चाहिए मेरे दोस्त। कहीं आप देख रहे हैं कहीं ऑप्शन में कि 2 आसन भुजाएं, कहीं आप देख रहे हैं क्या 2 आसन भुजाएं और यदि 2 कोण माप दे दिया हो तो हो जाएगा। 2 आसन भुजाएं 3 कोण होनी चाहिए, 3 भुजाएं 2 कोण विकर्ण होनी चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो यानी ये नहीं हो सकते। 3 भुजाओं में से एक कोण की लंबाई नहीं होनी चाहिए, कम से कम 5, 2 कोण देता तो हम कुछ समझ सकते थे, ये भी नहीं होगा। 4 भुजाएं और एक विकर्ण की लंबाई दी गई हो, यदि 4 भुजाएं दिया गया हो मेरे दोस्त, 4 भुजाएं दिया गया हो और एक विकर्ण दिया गया तो 100% दे ही तो दिए, तो बचा क्या? यानी एक ही 4 इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर, यानी 3 नहीं होता। आप ऐसे भी छाड़, जिसको 4 पता भी नहीं होता ना 4 होगा या नहीं होगा, 2 3 तो नहीं होगा कन्फर्म है, आप तो 2 3 का छाड़ दीजिए यहाँ से, 2 3 नहीं होंगे तो 3 तो इसमें भी ये नहीं होंगे, 3 तो इसमें भी ये भी नहीं होंगे, सिंपल है। तो इस प्रकार प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, 1 नंबर के लिए ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये प्रश्न हम जितने भी पार्ट्स में है 2-3 बार लेके आ चुके हैं। ठीक है, ये एनटीपीसी सीबीटी 2 में भी देखने को प्रश्न मिले थे, तो ध्यानपूर्वक आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, सेशन अटेम्प्ट करना सिर्फ सेशन अटेम्प्ट करना नहीं है मेरे, तो जितने भी प्रश्न लाए गए बिल्कुल आपके यूज वाले प्रश्न, समझ गए। चलते हैं हम लोग 22 नंबर प्रश्न की तरफ। 22 नंबर प्रश्न में बोले जा रहे हैं कि एक चतुर्भुज के कोण 2, 5, 7, 10 के अनुपात में चतुर्भुज के सभी बड़े और सभी छोटे कोने के बीच का अंतर क्या होगा? ये आपको चतुर्भुज के सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण, तो इसमें से सबसे बड़े तो ये हैं और सबसे छोटे कोण तो ये हैं। ठीक है, तो एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग क्या हो जाते हैं? अरे 90 डिग्री प्रत्येक कोण होता है, यानी कि 360 डिग्री। टोटल कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अनुपात का योग कितना है आपका? 5 2 7 7 14 10 24, 24 का वैल्यू 360, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? अरे एक का वैल्यू कितना होगा? आप सिंपल कटा सकते हैं मेरे दोस्त, 6 के 36, 6 चौक 24, 15 डिग्री तो होगा। एक का वैल्यू, एक रेशियो का वैल्यू 15 डिग्री। तो बोला क्या गया है? सबसे बड़े, ये सबसे बड़े, सबसे छोटे है ना, सबसे छोटे के बीच का अंतर पूछा गया है, तो अंतर क्या होगा? 8x वही होगा, यानी एक का वैल्यू 15 आ चुका है, तो यहाँ से 15 का मान रखने पर 15 8 120 डिग्री चले आए। ठीक है, तो 120 डिग्री राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। ये प्रश्न बहुत अति पूछा जाता था मेरे दोस्त, लेकिन अब फिर से ये प्रश्न को रिपीट कर रहा है। ठीक है, चलते हैं हम लोग 23 नंबर प्रश्न की तरफ। बिल्कुल आसानी से ये प्रश्न को देखिएगा। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न में क्या बोले जा रहे हैं कि स्टेशन पी और क्यू से चलने वाली 2 ट्रेनें की लंबाई का अनुपात दिया गया था, 3 और 2 है पी और क्यू। वे 54 किलोमीटर प्रति घंटा पी और 72 किलोमीटर प्रति घंटा क्यू से चलती है, तो वे एक दूसरे को 30 सेकंड में पार करती है। समझ गए? अब आपको बताना है कि पी से चलने वाली ट्रेन एक पुल को 90 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई क्या होगी? सबसे पहले आपको बताना है पी ट्रेन, पी सिर्फ पी ट्रेन से हमको लेना देना। तो पी ट्रेन से यदि लेना देना है मेरे दोस्त, यदि पी ट्रेन को किसी पुल को पार कर रही है, किसी पुल को क्रॉस कर रहा हो, तो इसमें से ट्रेन जो क्रॉस कर रहा हो तो ट्रेन का 2 चीज मालूम होनी चाहिए। क्या? पहली बात तो ट्रेन का चाल, और दूसरी बात तो ट्रेन की लंबाई। ट्रेन का चाल है क्या? जी हाँ चाल है। लंबाई है क्या? जी नहीं है। लंबाई निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? तो जो पहली 2 ट्रेन चल रहा था उसी के द्वारा निकालेंगे लंबाई। हम जानते हैं कि यदि जब भी कोई ट्रेन विपरीत दिशाओं में चलती है मेरे दोस्त, 2 ट्रेन यदि एक दूसरे को पार करती है तो उसका चाल हमेशा जुटता है। ये बात समझ में आ गया? चाल जुटेगा, चाहे वो चाल जुटे या सेम दिशा में जाए, चाल वो घटे, लेकिन दोनों कंडीशन में ट्रेन की लंबाई जुटेगा, यानी पी और क्यू का लंबाई हमेशा जुटेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गए? और यही लंबाई जुट के दूरी का निर्माण करेंगे। तो दूरी बराबर हम निकाल लेते हैं यहाँ से। दूरी क्या हो जाएगी? यही तो दूरी होगी, दोनों ट्रेन की दूरी क्या हो जाएगी? चाल गुना समय। तो चाल क्या है? 54 और 72। क्या जुटेंगे? जी हाँ, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो जुटेंगे, तो कितना हो जाएगा? 6 और 7 5 12 126 हो जाएंगे। तो किलोमीटर प्रति घंटा में क्रॉस कर रही है सेकंडों में, तो इसको मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुना, और समय यहाँ से 30 से गुना कर दिएगा तो कुल दूरी निकल चले आएगा। तो यहाँ से करते हैं मेरे दोस्त, 7 बार में जा रहा है क्या? 7 बार में जा रहा है, जी हाँ। इसको यदि आप करते हैं तो कितना हो जाएगा? 35 गुना 30 हो जाएगा। ठीक है,
यानी 1050 मीटर टोटल ट्रेन की लंबाई होगा, क्योंकि ट्रेन की लंबाई दोनों कंडीशन में जुटेंगे तो यानी कि पी और क्यू, याद रखिएगा पी और क्यू की लंबाई 1050, रेशियो तो दिया गया है, ठीक है। तो 1050 को इसमें विभाजित करना, 3 2 5 5 2 10, 5 का यानी कि एक का वैल्यू 210 निकला, तो हमको सिर्फ क्यू का ज्ञात कराना है। तो पी का क्या निकल के आएगा मेरे दोस्त, 630 निकल के आएगा, क्या 630 मीटर। अरे पी का 630 मीटर दूरी निकल के आएगा, क्या ट्रेन की लंबाई 630 निकल के आएगा क्या आपका, जी हाँ 630 मीटर निकल के आ रहा है। और हम समझ रहे हैं कि पी जो है, अब हम इसको पुल को क्रॉस करवाते हैं, तो पुल को क्रॉस करने में कितना समय लग रहा था इसका, 90 सेकंड का समय लग रहे थे, ठीक है। चाल इसका क्या था, चाल इसका 54 था, पी का चाल तो 54 था ना, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा में था, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, तो यहाँ से जो करेंगे मेरे दोस्त, टोटल दूरी निकल जाएगा। और हम जानते हैं कि कोई भी ट्रेन पुल को या कोई प्लेटफॉर्म को पार करे तो ट्रेन की कुल लंबाई और प्लेटफॉर्म या सुरंग की कुल लंबाई या कोई पुल की लंबाई दोनों को एक हो जाएगा, यानी जो दूरी जो यहाँ पे निकलेगा मेरे दोस्त, ये ट्रेन की दूरी तो होगा ही, यानी कि 630 मीटर तो होंगे ही, प्लस में पुल की लंबाई भी होंगे इसमें एड, यही तो दूरी का निर्माण करेगा, बार बार बताते आए हैं। 18 तिया 54, तो यहाँ से कितना हो गया, 5 तिया 15, 15 नमा 135, यानी कितना मीटर आ गया, बराबर 630। तो इधर था पुल की लंबाई हम एक्स मान लेते, तो 630 में माइनस कर दीजिए, पुल का लंबाई यहाँ से चले आएगा 713, यानी 720 मीटर। 720 मीटर इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 सिंपल है। हम सिर्फ इसीलिए पहले भाग को, ये सब भाग को हम इसीलिए यहाँ कैलकुलेट क्यों करें मेरे भाई, क्योंकि पहली ट्रेन पी की हमको लंबाई ज्ञात करना था, लंबाई यदि मेरे पास दिया रहता, चाल तो ऑलरेडी था ही, तब तो हम क्यों उसमें माथा लगाते हैं ना। तो वहां से हमको लंबाई ज्ञात हो गया, और लंबाई ज्ञात हो गया तो यहाँ से कर सकते थे, समझ गए, ठीक है। चलते हैं हम लोग नंबर 24 प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न कीजिएगा 1 मिनट के लिए, आप लोग के लिए समय है, ठीक है। करके बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। इस प्रश्न का आंसर मेरे दोस्त दो तरीके से भी आप दे सकते हैं। पहला तरीका वैल्यू पुट करके, वैल्यू पुट करके क्या करना है, वैल्यू पुट इस तरह सवाल में, ये रिपीटेड प्रश्न है, बार बार रिपीट किए गए हैं एनटीपीसी यूजी में, ठीक है। तो ये इसमें चाहे तो आप x का वैल्यू पुट कीजिए, हम x का वैल्यू ऐसा मान रखिए जो 48 से बड़ा हो, यदि 1 रखते हैं तो ये खुद दे इससे कम हो जाएगा, 2 रखते हैं 4 चौके 16 खुद दे हो जाएगा, यदि 3 रखते हैं तो 4 चौके 16 चौके 64 हो सकता है। यदि x का वैल्यू हम 3 पुट करें तो कितना हो जाएगा 64, अब माइनस ये 3 में 1 जाएगा, 2 4 चौके 16 क्या 48 आ रहा है, जी 48 आ रहा है, यानी 100% सेटिस्फाई है कि x का मान 3 होगा। एक नंबर तो नियम ये लगता है कि जिसमें कि पेन भी उठाने की संभवता, यदि आपका कैलकुलेशन तेज है मेरे दोस्त तो पेन भी उठाने का आवश्यकता आपको नहीं था, ठीक है। एक मेथड तो ये लग गया आपको। अब चलते हैं हम इसको बेस मेथड से बनाते हैं। बेस मेथड से बनाने के लिए सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, 4 पे पावर x माइनस, और हम जानते हैं मेरे दोस्त एक बात बता दूं कि x पे पावर यदि -1 कोई भी हो ना तो हम उसको 1/x हम लिख सकते हैं, समझ गए आप, ठीक है, प्लस में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे हम एक काम करते हैं, तो 4 पे पावर x, अब बेटे कि हम 4 लिख सकते हैं, और इसके बराबर हम 48 दे सकते हैं ना, ठीक है। तो 4x यदि हम यहाँ से कॉमन ले लें दोस्त, 1/4 हो जाएगा, बराबर 48, ये होंगे कि नहीं होंगे, होंगे, ठीक है। इसका जो भी शॉर्ट था पहले ही बता चुके हैं, ये यदि आप प्रोसेस सीखना चाहते हैं तो ये प्रोसेस है आपका। तो 4 पे पावर x 3/4 बराबर क्या 48 हो जाएंगे, जी हाँ 100% होंगे, ठीक है। तो 4 पे पावर x यदि हम चिन्ह इधर लेते आते हैं मेरे दोस्त भाग के रूप में, तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कि 48 गुना 4/3 हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 16, 16 चौके 64, तो 4 पे पावर क्या रखेंगे जो 64 का निर्माण करेगा, या इसको 4 को आप 4 पे 3 भी तो रख सकते हैं, यानी x का वैल्यू क्या, जब बेस समान हो तो ऊपर वाले पावर बराबर हो जाते हैं, यानी कि x का वैल्यू यहाँ से 3 निकल चुका है। तो वही तो हम बता रहे थे मेरे दोस्त, डायरेक्ट भी तो करके बता रहे थे आपको हम कि x का वैल्यू 3 पुट कीजिएगा तो हो सकता है, ठीक है। तो इस मेथड से भी आप लोग यहाँ से बना सकते हैं। जब x का वैल्यू आप लोग के सामने निकल गया तो x का वैल्यू पुट कीजिए ना, 3 दूनी 6 में 1 जाएगा 5, और 3 दूनी 6 3 9, तो 3/9 इज राइट आंसर होगा, जिस भी ऑप्शन में भी है वो आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछे गए हैं एनटीपीसी यूजी में, रिसेंटली जो पेपर 1 हुए थे उसमें पूछे गए हैं, ठीक है। तो सब जितने भी प्रश्न है मेरे सब कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, कोई भी ऐसा पेपर नहीं, चाहे वो सीजीएल 1-2 एक्सपेक्टेड पेपर है जो संभावना है कि आपके पेपर में लग जाए, ठीक है, तो वो सीजीएल और सीएचएसआर का प्रश्न होंगे आपका। ये लास्ट प्रश्न मेरे दोस्त आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, तो इसका उत्तर क्या होगा ये आप लोग के लिए एचडब्ल्यू रहा, ठीक है। इसका उत्तर क्या होगा आप लोग कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा।